all, welcome back to my channel. This is Sazia and this video is going to be very important for all the droppers who are preparing for NEET 2025. Since इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली जो कि एक ड्रॉपर को पता होनी चाहिए, जिससे वो अपना ये ड्रॉप ईयर है वो उसको लास्ट बना सकता है। उसके बाद कोई उसके और फर्दर ड्रॉप नहीं काउंट होंगे। तो ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। जो गलतियाँ मैंने अपने ड्रॉप ईयर में करी है मैं वो भी इसमें शेयर करूँगी, ताकि वो गलती आप लोग ना करें और आपके ड्रॉप ना लगे। ये जो ड्रॉप है पूरा बस यही हो, यही लास्ट हो, इसके आगे कोई फर्दर ड्रॉप ना। ड्रॉपर्स की बात करें तो ड्रॉपर्स के केस में क्यों होता है, उनको आती हुई चीज़ें भी, मतलब उनको फ्रेशर से अगर हम देखें तो उनसे तो उनको ज़्यादा आते हैं, फिर भी उनके क्यों ड्रॉप ईयर्स इतने लग जाते हैं। तो मुझे इसमें लगता है कि जो प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो एक ड्रॉपर स्टूडेंट ज़्यादा फील करता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर। उसको लगता है यार अगर इस बार भी नहीं हो तो क्या हुआ, बहुत मार्क्स से मेरे इस बार रह न जाए। फैमिली का भी उनको प्रेशर होता है, सोसाइटी का भी, हर चीज़ का वो अपने ऊपर प्रेशराइज फील करते हैं। तो इस वजह से आती हुई चीज़ें भी उनकी गलत हो जाती है। इसीलिए एक जो ड्रॉपर का माइंडसेट है, इसलिए वो एक फ्रेशर से काफ़ी अलग होता है। फॉरमोस्ट थिंग इस कोचिंग ड्रॉपर स्टूडेंट को ये सेल्फ स्टडी भी वो चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि एक कोचिंग में, एक अच्छी कोचिंग में एनरोल हो जाओ। कोचिंग में क्या होता है, अगर हम एक कोचिंग में एनरोल हो जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें खुद से आपको अपने आप को पुश करने की नीड नहीं है। उनके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस भी टाइम से कवर हो जाएगा। 1-2 महीने पहले आराम से हमारा सिलेबस हो जाएगा, फिर हम फुल सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। वहीं अगर हम अपने आप करेंगे तो अपने आप सेल्फ स्टडी में क्या होता है, खुद को पुश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता, जो कि कोचिंग वाले स्टूडेंट मेंटेन कर ले। तो इसीलिए कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन जिसमें भी आप कंफर्टेबल, जो भी आप लोग अफोर्ड कर सकते उसमें एनरोल हो जाओ। उससे अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास एक पूरा टाइम टेबल होगा कि चलो अब मुझे इतने टाइम में लेक्चर देखना है। फिर अगर ऑफलाइन में तो वहाँ पे क्लास अटेंड करोगे, वापस आके आराम करने, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपना फिर एनसीईआरटी फिर अपना दोबारा रिवीजन करोगे। इसलिए पूरा डे वो प्लान होता है। लेकिन वहीं अगर हम सेल्फ स्टडी में बात करें तो हम लोग को खुद से ही सब कुछ करना है। और बहुत सारे बच्चे जो खुद से नहीं कर पाते इतना सब कुछ मैनेज, खुद से उनको नहीं समझ पाते, तो कहीं ना कहीं बीच में जाके उनको लगता है कि यार मुझसे तो इतना टाइम निकल गया, मैं तो स्टक सा हो गया, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए पहले ही कोचिंग में एनरोल हो जाओ और उसके अकॉर्डिंग ही करो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लेक्चर। जो भी कोचिंग में आप लोग की पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, वहाँ पे सारे लेक्चर अटेंड करो। भले ही वो चीज़ आपको आती है, ठीक है आती है, बट अगर दोबारा उसको पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग है तो वो आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कुछ ना कुछ नुकसान तो है नहीं। क्या होता है ना, ड्रॉपर्स को लगता है कि यार ये तो मुझे आता है तो इसका नहीं देखता हूँ, मैं खुद से घर पे पढ़ लूँगा। भाई खुद से भी तो हम उसको घर पे पढ़ ही रहे, 2-3 घंटे तो उसमें भी लगेंगे। इससे बढ़िया कोचिंग में जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखने को मिलेगा ही जो आपको नहीं आता होगा। तो एडवांटेज रहेगा, कोई नुकसान तो रहेगा नहीं। और जो नहीं आता उसका तो ऑफकोर्स लेक्चर देखने है, बट मैं सजेस्ट करूँगी जो चीज़ें हमें आती है उनका भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम सुनते हैं लिखते हैं साथ में, तो कहीं न कहीं हमारा एक्टिव रिकॉल होता है। फिर से सारी चीज़ें हमारे माइंड में जो है रिवाइज़ रिकॉल होती है। इसलिए मतलब ये बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होने में बहुत हेल्पफुल रहता है ये। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक बार कोई एक चीज़ छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, अगर हमारी एक बार स्किप करने की हैबिट बन गई, तो फिर क्या होगा, अगर कोई टेस्ट होगा तो हमें लगेगा यार ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रॉन्ग है तो इसका रहने देता हूँ, मैं अगले के लिए पढ़ लेता हूँ। तो वैसा नहीं होता है। नहीं आता तो तभी तो यहाँ पर होना, आता होता तो हो गया होता क्रैक। तो इसी कुछ भी स्किप नहीं करें, सारे लेक्चर लेने हैं, आराम से अच्छे से अटेंड करें और उनके नोट्स बनाओ। जो चीज़ आती है कोई बात नहीं, आता है बट फिर भी देख। द नेक्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी। ड्रॉपर्स क्या होता है, उनको लगता है यार मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ ली फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। सो दे स्टार्ट रीडिंग अननेसेसरी लाइक दिस, दे स्टार्ट रीडिंग बल्किंग कोचिंग मॉड्यूल, जिनकी अब उतनी ज़रूरत नहीं है। अब के टाइम में जो एनसीईआर नीट का पैटर्न है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। अब पहले के टाइम में होता था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, बट अब तो हमें पता ही है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अदर अननेसेसरी थिंग वी शुड मोर फोकस ऑन द एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमसे अगर आ रहे हैं तो कोई भी गलत ना, उसी को 1 बार 2 बार, जितनी बार भी 10 बार, जितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो उतनी रिवाइज करो। और एनसीईआरटी को जितनी बार भी आप लोग पढ़ोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली मिलता ही है। ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने पता ही अभी मुझे पता चला, चाहे भले मैंने उसे कितनी बार पढ़ा। और एनसीईआरटी की जो बायो की एनसीईआरटी उसकी समरी पढ़ो, उसकी स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको पढ़ो, हर एक चीज़ पढ़ो, ताकि कोई भी एनसीईआरटी का आता हो क्वेश्चन ना गलत हो पाए। द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन सॉल्विंग। हमने पढ़ लिया थ्योरी, अब थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि हम उसके क्वेश्चन ना सॉल्व करें। हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने जो थ्योरी पढ़ी उसे कैसे इंप्लीमेंट करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि एट द एंड नीट भी क्या एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। सब्जेक्टिव तो है नहीं कि हमें बस वहाँ पे थ्योरी लिख कर आनी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको इनफेक्ट टाइम फ्रेम में करो कि क्या मुझसे उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। कि नीट में भी एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम ही मिलेगा, तो इसलिए टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट
बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व, आफ्टर दैट नीट की पीवाईक्यू, नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब सॉल्व करो। उससे क्या होगा ना, अगर हमसे नीट की पीवाईक्यू होंगे तो एक हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चलो ये नीट में आया था तो ये मुझे आता है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और पूरे ड्रॉप ईयर में हमको कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं भी होते हैं वो क्वेश्चन तो उस सिग्नल मिलते हैं कि यार ये तो नीट का क्वेश्चन है, फिर भी मुझसे ये भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, हम उसको जाके रेक्टिफाई करते। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना फिर नीट के पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दैट टेस्ट, टेस्ट तो पता नहीं ड्रॉपर्स को आई थिंक कुछ टेस्ट फोबिया हो जाते हैं, वो टेस्ट से इतना डरते हैं कि यार मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, तो इसीलिए वो क्या होता है टेस्ट ही नहीं देते। कोई चीज़ से अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको ना देने के बजाय उसको दो, उसका सामना करो, देखो मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, क्या मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कमी है, कहाँ पे मतलब मुझसे कमियाँ हो रही है जो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको देखो, उनको रेक्टिफाई करो, उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका अच्छे से एनालिसिस करो। उससे क्या होगा ना कि जब हम नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली जो है इंक्रीज करते रहेंगे। वहीं अगर हम नहीं देंगे, डीमोटिवेट होंगे कि यार टेस्ट नहीं दिया, तो हमें अपना लेवल ही नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और एक नीट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें टाइम टू टाइम कि हमारा क्या लेवल है, क्या हमें मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सब हमें टेस्ट देने से ही पता चलता है। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। टाइम टू टाइम जब भी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिलेबस खत्म हो गया तो रिवाइज करते रहना उसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं ना क्योंकि तो हमें फुल सिलेबस टेस्ट देना, तो उस टाइम पे क्या होता है हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये तो पहली बार मतलब याद ही नहीं रहती, क्योंकि हमने रिवीजन, क्या फ़ायदा, आपने उसको जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो तब भी उतना टाइम लगा था, और अब जब पढ़ो अब भी उसको उतना ही टाइम देना पड़ता है। इससे रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उतना आपको टाइम नहीं देने पड़ता और आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाते, पूरा सिलेबस जो है उसको अच्छे से आपके अच्छे से कमांड हो पाती है, फिर आप टेस्ट भी अच्छे से दे पाते हो, रिवीजन प्रॉपर हो पाता है, आराम से आपका जो सिलेबस है वो सब कंप्लीट हो जाता है। इसलिए रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही कुछ बातें थी जो एक ड्रॉपर को पता होनी चाहिए, और उसको अपने ड्रॉप ईयर में ज़रूर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो उसका नीट में जो सिलेक्शन है चांसेस है वो बढ़ जाए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।